हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर पदार्थ। और चैप्टर में पदार्थ क्या होता है तो कहेंगे पदार्थ वह सारी वस्तुएं होती हैं जिसमें कि द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है जिसमें, ठीक है, वह पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे एक सुई की नोक की बात करें तो पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद करते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ होगा, अगर एक छोटे से कण को यदि एक गिलास के पानी में डाल दिया जाए तो ये पूरे, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जिसे है, कि अगर आप इसे एक छोटा सा कण लेंगे और एक गिलास में डाल देते हैं तो गिलास में डालने के बाद ये पूरा गिलास को रंगीन कर देगा। यानी हम कह सकते हैं कि गिलास छोटा जो कण होता है वो गिलास में पानी के जितने कण होते हैं उतने भागों में विभाजित होता है, तो सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो होता है वो कण इतना छोटा छोटा होता है कि पानी के सभी कणों के साथ मिल सकता है, तभी तो लाल हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि यानी कि हम बोल सकते हैं कि पदार्थ के कण के बाद रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है तभी तो उसमें भरता है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के क्या निरंतर गतिशील होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते रहते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए रिक्त, तभी तो ये रंग हो गया ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जैसे नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट से पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी अगर हम मान लीजिए डालते हैं तो वो रंगीन क्यों आता है। तो रंगीन से होता है कि पदार्थ की वो छोटा छोटा कण में बढ़ जाता है, ठीक है। और बटने के बाद जो जल के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें ये मिल जाता है। तो ये रिक्त स्थान हो गया। उसके बाद आगे क्यों हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे फिर क्या है। फिर पदार्थ के कण, यानी कि पदार्थ के कण अभी हमने बताया कि जो छोटा छोटा टुकड़ा जो रहेगा पोटेशियम परमैंगनेट का वो जल के जो बीच स्थान होता है उसमें मिल जाता है। यानी कैसे मिलता है, गति के कारण मिलता है ना। तो हम बोल सकते हैं पदार्थ का निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात में गति ऊर्जा हो सकता है। यानी अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ाने से गति ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए कभी कभी जैसे कि तापमान बढ़ने से गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसीलिए होता है कि खाना बनाते हैं वगैरह बनाते हैं तो उसका भी जो विसरण का गुण होता है, यानी गति जो फैलने गुणने जो होता है वो बढ़ जाता है। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल होता है जो कि एक दूसरे को बांध के रखता है, उसे आकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आकर्षण बल की बात करें तो आकर्षण बल की बात सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस में होगा, आकर्षण बल की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। किस में होता है, ठोस में। और इससे कम होता है द्रव में, इससे कम द्रव में। और इससे कम होता है गैस में, इससे कम होता है गैस में, ठीक है। इससे कम। अब पदार्थ की अवस्था में बताया था कि ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं को ठोस, द्रव, गैस में बदलते हैं। लेकिन इसके अलावे भी दो अवस्थाएं होती है जिसको, दो अवस्थाएं और होती है, जैसे कि एक होती है प्लाज्मा, एक होती है प्लाज्मा, ठीक है। और जो ये चौथी अवस्था हो गई। और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ठोस में क्या होता है, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। और जो गैस होता है उसमें दोनों अनिश्चित होता है। तो ये देखिए आप पढ़ लिए, इसे में हो गया खत्म। अब देखिए ठोस का गुणधर्म ने बता दिया, आकार निश्चित और आयतन निश्चित है, ठीक है। और इस संपीड़ित नगर, यानी कि अगर ठोस है तो उसे, अगर ठोस है तो ठोस को दबाएंगे तो बिल्कुल ना के बराबर दबेगा, बिल्कुल ना के बराबर दबेगा, ठीक है, दबेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बना के रखता है। अब आंतरिक बल ठोस में हमने बताया था कि द्रव तथा गैस से अधिक होता है। अब द्रव का गुणधर्म क्या होता है, इसमें मैं बताया था कि आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसमें बहाव का गुण होता है, यानी कि जिसमें जाएगा वहाँ बह जाता है। आंतरिक गुण क्या होता है, बल, इसका आंतरिक बल ठोस से कम होता है। अब गैस का क्या होता है, इसका दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। इसको हम संपीड़ित दबा सकते हैं, ठीक है, दबा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कणों के बीच अंतराणु आकर्षण बल कम होता है। और इसका विसरण में होता है घुलने मिलने का गुण या फैलना। विसरण में होता है घुलने मिलने का गुण या फैलना। विसरण में होता है घुलना मिलना या फैलना, ठीक है।
अब वाष्पीकरण, तो क्वथनांक से कम, अगर क्वथनांक से कम तापमान पर, जैसे एक तापमान होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण। अगर क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प में बदल रहा है तो वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अब पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है? गतिशील होते हैं और कभी नहीं रुकते। और एक निश्चित ताप पर, देखिए पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, लेकिन एक निश्चित ताप पर क्या होता है? गैस द्रव में या द्रव, ठीक है, तापमान पर गैस द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव की सतह पर स्थित कुछ अंशों में इसकी गतिज ऊर्जा होती है, दूसरे कण के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है। क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक मैंने खोलना, जिस ताप पर कोई वस्तु और खोलना शुरू हो जाती है उसे क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिसमें कोई द्रव उबलने लगता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि अगर पानी खौलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। अगर केल्विन की बात करें तो 373 केल्विन, केल्विन की बात करें कितना? 373 केल्विन की हो जाएगा। ठीक है। अब गलनांक, तो गलनांक क्या होगा? अगर ठोस पिघल जाएगा, अगर ठोस पिघल कर पानी बने तो गलनांक हो जाएगा, जितना भी मान 273.1 पे पिघल जाएगा। अब गुप्त ऊष्मा की बात करें तो जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पहुंचता है तो इसे अधिक ताप बढ़ाने पर यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था को, यानी देखिए एक बात सीखिए, अगर ताप बदलेगा तो अवस्था निश्चित होगा और अवस्था बदलेगा तो ताप निश्चित होगा। यानी कि ताप अगर बदल रहा है तो अवस्था फिक्स होगा और एक समय ऐसा आएगा कि ताप फिक्स होने के साथ साथ अवस्था बदल जाएगा। तो इसमें उसमें ऊर्जा को उपयोग करता है और यह ऊष्मा पदार्थ में और बर्तन में छुपी होती है। ठीक है। ये जो ऊष्मा होती है पदार्थ बर्तन में छुपी होती है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मा बोलते हैं। उसके बाद देखिए अब संगरण की ऊष्मा क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा ऊर्जा की संलग्न की ऊष्मा कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं। देखिए वाष्पीकरण की ऊष्मा क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को गैस में या उस गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत करने के लिए, देखिए अगर द्रव को गैस में वाष्पीकृत करने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है। और ठीक उसी प्रकार 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान में भाप अर्थात वाष्प के कण क्या होते हैं? वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होते हैं। यानी अगर मान लीजिए 100 डिग्री पर पानी रहेगा, 100 डिग्री पर वाष्प रहेगा तो उसका कण का ऊर्जा वाष्प का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुरुत्व ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा स्वीकार कर लेता है। अब वाष्पीकरण बढ़ा करने वाला, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कटोरी लेते हैं, कटोरी में पानी गर्म करेंगे और थाली में गर्म करेंगे तो थाली में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तापमान बढ़ाएंगे तो भी वाष्पीकरण होगा। जैसे धूप में रखते कपड़ा सुखाएंगे और एक छाया में सुखाएंगे, दो बैल सूखेगा। आर्द्रता में कमी, अगर आर्द्रता में कमी करेंगे तो वाष्पीकरण में कमी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर वही बात हो गया कि नमी युक्त मौसम और साफ मौसम की तुलना में नमी युक्त मौसम में कपड़ा जल्दी कम सूखेगा। वायु बढ़ा देंगे तो भी तापमान बढ़ जाएगा। तो ये सब कारण से होता है। अब देखिए ये सब मैंने बता दिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वाष्पीकरण के दौरान निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है और इस कारण खोई हुई पुनर्प्राप्त करने के द्रव अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को अपनी ऊर्जा खोता है और खोई ऊर्जा को वापस पाने के लिए वो अपने आसपास को एकत्रित करता है और इस तरह से उसमें शीतलता आ जाती है। जिस कारण से देखिए मिट्टी घड़े में पानी रखा ठंडा होना, हथेली पड़े एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर महसूस होना, गर्मी में कूलर से ठंडक होना, ये सब क्या होता है? विसरण। और विसरण में फैलना, यानी दो विभिन्न पदार्थों का साथ मिलना विसरण कहलाता है। ठीक है। विसरण के कारण ही कोई दूसरे का सुंघा देता है। ठीक है। अगरबत्ती खुशबू, ये सब विसरण के कारण होता है। धीरे धीरे ये कण हवा में चारों ओर फैलना शुरू करते हैं जहाँ की क्षमता कम होती है। ठीक है। अब द्रव्य मिश्रण, तो द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव होता है। द्रवों में ठोस, द्रव और गैस तीनों मिश्रण संभव होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव्य मिश्रण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ कौन माध्यम से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव क्रमिक का स्थान अधिक होता है। द्रवों में गैस का मिश्रण जलीय जीव जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग श्वास लेते हैं। यानी कि जो जल में घुला बढ़ता है उसे श्वास लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गैस मिश्रण। तो गैस में संपीड़ितता ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होती है।
ठीक है। उनके कणों के बीच स्थान भी अधिक होती है और कणों के बीच आकर्षण बल भी कम होता है, जिससे कणों की तेज गति और अधिक स्थान के कारण से गैसों में अन्य विसर्जन बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है। तो बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। बस आज के इतना ही रहने दीजिए।